लोग के साथ डॉक्टर अभय शुक्ला साहब आ गए हैं। डॉक्टर अभय शुक्ला जी का स्वागत। डॉक्टर अभय शुक्ला जी नेशनल को कन्वीनर हैं जन स्वास्थ्य अभियान के, जो डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ है, और ये पूना में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अभय शुक्ला जी, अभी कृष्णन जी जो सवाल उठा रहे थे उनका बहुत साफ सवाल था कि जो हम लोग मास्क पहनते हैं, जब हम बिना मास्क के जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है मास्क लगाने के बाद वो घट जाती है। ये घटने के बाद जो फेफड़ों पर, जो लंग्स पर असर पड़ता है, वो इसका मतलब सीधे सीधे ही था कि कृष्णन जी के हिसाब से कि मास्क लगाना कहाँ तक उचित है। मास्क तो खुद में ही बीमारियों को पैदा कर रहा है। अब इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या वो है, जरा इस सवाल को थोड़ा अपनी बात के साथ भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरी बात सुनाई पड़ रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो असल में मुझे ये जानकारी दी गई थी कि ये कार्यक्रम वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में चर्चा के ऊपर है। बात वैक्सीनेशन की ही कर रहे हैं और वैक्सीनेशन से ही हाँ, निकल के ये सवाल आया है। हाँ, तो मुझे लगता है पहली बात तो उस पर हम फोकस करें। मास्क जो है, पहली बात तो खैर क्योंकि मुद्दा आ गया इसलिए उस पर थोड़े से बात कर लें। देखिए, मास्क जो है अलग अलग प्रकार के लोगों को पहनने का ये पहली बार मौका नहीं आया है इतिहास में। अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको भी मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने सालों जो है हॉस्पिटल में काम किया है, उनको भी मास्क पहनना होता है। और दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। टू पुट इट इन वन सेंटेंस, सिर्फ इतना होता है कि मास्क की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, और आप जब अंदर सांस लेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है मास्क की वजह से, उसको ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा, वो अनकॉन्शियस होता है, आपको उसके लिए कॉन्शियसली प्रयास भी नहीं करना पड़ता, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। पूरी की पूरी हवा आपके फेफड़ों में जाती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, और जो आप एक्सहेल करते हैं तो वो हवा बाहर भी जाती है, और कुछ मास्क के थ्रू जाती है, कुछ मास्क के साइड से जाती है। मास्क में ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मास्क पहनने से किसी भी व्यक्ति को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है। मास्क जो है पिछले 100 साल से ऊपर अलग अलग फॉर्म्स में लोग पहन रहे हैं, जैसा मैंने बोला, इंडस्ट्रियल वर्कर से लेकर के हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लेकर के और तमाम और भी ऑक्यूपेशंस में और जगहों में। तो इसके बारे में हम उस पर अभी ना जाए। मेरा एक वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा कि आज क्योंकि कोविड-19 एक नई बीमारी है, क्योंकि इसके बारे में साइंटिफिक जो जानकारी है वो अभी मतलब इमर्ज हो रही है, यानी कि पूरी जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी है, कुछ चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत तरीके के स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। और क्योंकि वैक्सीन कंपनीज, दवा कंपनियां, अन्य प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सब इसमें मुनाफाखोरी करने में भी लगे, ये भी एक सच्चाई है। वो अपनी दवाइयाँ या अपने वैक्सीन या अपनी बाकी चीज़ों को बेच करके और ज़्यादा मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, ये भी सच्चाई है। तो क्योंकि प्रो कॉर्पोरेट साइंस जिसको हम कह सकते हैं वो एक थ्रेट है, इसका ये मतलब नहीं कि हम साइंस को ही छोड़ दें और एंटी साइंस बन जाए कि वैक्सीन बेकार है, दवाई बेकार है, मास्क बेकार है, सब कुछ बेकार है, कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसे भी मेरे कुछ साथियों ने बोला कि कोविड कुछ है ही नहीं, ये तो कोई वायरस से कोविड होता ही नहीं। तो ये जो एक एंटी साइंस स्टैंड है ना, ये हमको आगे नहीं ले जा पाएगा। हमको कॉर्पोरेट साइंस को क्रिटिक करना है, हमको साइंस को जो मिसयूज कॉर्पोरेट्स और बड़े प्राइवेट कंपनियां या जो भी कर रहे हैं उसको जरूर क्रिटिक करना है, लेकिन उसका जो विकल्प है वो पीपल साइंस है, वो एंटी साइंस नहीं है। ये मेरा एक शुरुआत का एक आप सबको निवेदन है, इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। और पीपल साइंस का मतलब यह है कि समाज में जो सबसे वंचित लोग हैं, जो सबसे शोषित लोग हैं, उनका हित सबसे सामने रखते हुए किसी भी प्रकार का कमर्शियलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन या साइंस के आधार पे किसी भी प्रकार से लोगों को वंचित करना या ओवरचार्ज करना या और भी तरीके से उनके साथ में गैर व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को मानते हुए लोगों के हित में और लोग जहाँ तक हो सके लोगों, सामान्य लोगों के कंट्रोल में साइंटिफिक जो जानकारी है वो होनी चाहिए और उसका योग्य तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं आगे जाने से पहले कि समाज में साइंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद डाउट। डॉक्टर संदीप पांडे है, वो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। साइंस
always starts with doubt. It does not start with certainty. Science always starts with doubt, and it always remains, certain areas remain in doubt. Certain areas are clarified and certain new areas emerge which are under question. That is how science progresses. And neo-fascists start with certainty. उनको सब पता है, वो बोलते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, ये हमें सब पता है. आप हमारे जो टॉप लीडर हैं उनसे कोई सवाल मत पूछिए, सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ पता है. तो साइंस जो है, और जो साइंस का मैं उसको उल्टा बोलूँगा, जो अनडेमोक्रेटिक पूरा तरीका है चीज़ों को देखने का और डील करने का, इसमें बहुत फ़र्क है. तो साइंस तो हमेशा कहेगा कि भाई हमको अभी पूरी तरह नहीं पता है, हमको 80% पता है लेकिन 20% नहीं पता है. अगर आप इस 20% को पकड़ के और उसको 100% में इन्फ्लेट कर दें तो दैट इज नॉट करेक्ट. आज वैक्सीन की एफिशिएंसी लगभग 80% है, ये बात सही है. इट इज नॉट 100% एफिकेशियस. सर्टेन पीपल, हाँ, जो साइंटिस्ट हैं उन्हें जानकारी नहीं है, पर हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, उनको सारी जानकारियां हैं, वो खुल करके बात करते हैं. और सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, अभी बाबा रामदेव जैसे लोग जो है कोरोना लेके आ जाते हैं और कहते हैं इससे कोरोना ठीक हो जाता है. और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी उनके बगल में आके खड़े हो जाते हैं ऐसे समय पे. उनसे पूछा है कि भैया क्या ट्रायल हुआ है, क्या रिसर्च हुई है, कुछ आप बताइए, तो उसके नाम पे सब शून्य है. तो हमको जो है ना, इसीलिए इस परिस्थिति में बहुत ही एक सावधानी से आगे बढ़ना होगा, ताकि जो कुछ साइंस की तरफ से हमें जो सकारात्मक मिल रहा है या मिल सकता है, उसका लोगों के हित में उपयोग हो. और जहाँ पे कोई समस्या आ सकती है या जहाँ पे उस साइंस का दुरुपयोग हो सकता है, उसको हम मिनिमाइज करें, उसको हम अवॉइड करें. और ऐसे एक क्या कहना चाहिए, एक चिकित्सक तरीके से, एक केयरफुली, एक प्रो पीपल पर्सपेक्टिव लेते हुए, लेकिन एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ में अगर हम साइंस को, अगर हम उसका लोगों के हित में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव उपयोग हो सकता है. और इस कठिन परिस्थिति में भी हम इस महामारी के जो दुष्परिणाम हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं. शायद जीरो तो नहीं होगा, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं. ये मेरा ख्याल से एक भूमिका के तौर पे था. अभी अगर वैक्सीन के बारे में बात करनी है तो हम लोग बात कर सकते हैं. हाँ, वैक्सीन के बारे में पहले आप अपनी बात कह लें, फिर हम लोग सवाल जवाब. जरूर. आज हिंदुस्तान की जो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के बारे में जो परिस्थिति है, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्लीटली पॉलिटिसाइज्ड एंड कमर्शियलाइज्ड मेस. पॉलिटिसाइज्ड एंड कमर्शियलाइज्ड. और ये एक चीज जो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसको मेरे ख्याल से जानबूझकर या जो भी कारण हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है कि उससे तमाम प्रकार की समस्याएं हर स्तर पे खड़ी हो गई. देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा था. हिंदुस्तान के 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को वैक्सीन देने की टोटल कीमत 32,500 करोड़. जो अभी वैक्सीन की जो कीमत है उसमें हम थोड़ा फैक्टर भी अगर ऐड करें, इतना अमाउंट 35,000 करोड़ पिछले साल केंद्र सरकार ने कोविड के लिए रेस्पॉन्स के लिए बजट में रखा था. और इस साल भी इजीली ये अमाउंट 32,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है. देश का जो स्वास्थ्य का बजट है वो करीब करीब 75-80 हज़ार करोड़ का है. तो ये अमाउंट पूरा का पूरे देश के लिए वैक्सीन को प्राप्त करने का काम ये केंद्र सरकार का होना चाहिए. नंबर 1, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए. इट इज अ नेशनल इमरजेंसी and it needs to be a national program which is guided by and supported by the central government. ये कोई चूरन की दुकान वाला काम नहीं कि भैया तुम भी देख लो, कहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए जाके खरीद लो, तुम भी जाके देख लो, थोड़ा सस्ते मिल जाए तो कोई अच्छी बात है, तुम भी जाके थोड़ा बार्गेन कर लो. ये क्या मतलब, इट्स हाँ. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोप्सोनी which is the opposite of monopoly. मोनोप्सोनी का मतलब है कि जब एक सिंगल बायर होता है तो वो कीमतों को नीचे ला सकता है. भैया हम जो है ना 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन खरीद रहे हैं, इसलिए आप अपना दाम नीचे करिए. अभी उसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बिडिंग हो रही है. अब मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके बिड्स मांग रही है. अभी आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट अलग जाके बिडिंग करेंगे, फिर केरला का गवर्नमेंट जाके बिडिंग करेगा. उसमें फिर वैक्सीन सप्लायर्स तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे और कहेंगे ये अरे वाह, इतने सारे खरीदने वाले लोग हैं ना, चलो हम अपनी कीमतें और बढ़ाते हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा हम सिर्फ उसको वैक्सीन देंगे. तो आपने पूरा उल्टा कर दिया. जहां पे बहुत कम कीमत में सारे हिंदुस्तानियों को जिनको आवश्यकता है सबको वैक्सीन मिल सकता था, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से
वहां पे एक पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इससे एक तो क्या हो रहा है, कमर्शियल इंटरेस्ट, वैक्सीन कंपनियां हो और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। दूसरा आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी छोड़ दिया, भैया जितने का वैक्सीन देना है वो दे सकते हैं। अरे ये क्या है, इट इज अ क्लियर कट, उसकी कीमत पता है, 150 रुपए सीरम इंस्टीट्यूट दे रही है, 150 रुपए में एक डोज। तो आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहा है तो 50 रुपए आप और जोड़ दीजिए, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है 200 रुपए से ऊपर की कीमत में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सर खत्म। It has to be regulated across the country. There has to be a single buyer in the form of the central government which should purchase the entire vaccine. It should be supplied primarily through the public health system. सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके माध्यम से प्रमुख रूप से सबको फ्री मिलना चाहिए, और नंबर दिया जाता है तो उसकी कीमत पूरी तरीके से नियंत्रित होनी चाहिए और बहुत ही कम दरों पर नियंत्रित होनी चाहिए, जो बिल्कुल वाजिबी है, जो वाजिब है, और ना कि अनाप शनाप किसी भी इसके ऊपर छोड़ने की। वैक्सीन के बारे में केंद्र सरकार की नीति इतनी ज्यादा, मैं कहूँगा, केओटिक रही है कि उससे हमें अब भयंकर नुकसान हो रहा है। जनवरी की शुरुआत में 1 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला था हमारे पास 5 करोड़ डोजेज अभी तुरंत मौजूद है, तुरंत केंद्र सरकार हमको ऑर्डर दे एंड वी विल स्टार्ट सप्लाई। कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। क्यों? अब ये कारण आप भी सोच सकते हैं कि 2 लोगों को वैक्सीन देके उनकी जान बचाने से ज्यादा जरूरी था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव देखे जाए, या कुंभ का मेला 1 साल से प्रीपोन किया जाए। आपको पता है ना, कुंभ के मेले की तारीख 2022 की थी हरिद्वार में उसको प्रीपोन किया जाए, 2021 में कराया जाए, कोविड के एपिडेमिक के बीचों बीच। इन सब चीजों में सरकार उलझी रही, वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया। जब फाइनली 13 जनवरी को ऑर्डर दिया गया तो सिर्फ 1.2 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया गया, यानी कि 180 करोड़ रुपए का। 35,500 करोड़ आपने बजट में रखा है और आप ऑर्डर दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पास 5 करोड़ डोजेज, आप ऑर्डर दे रहे हैं 1.25 करोड़ का। इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपको पता है कि ये पूरे देश भर में वैक्सीन लगनी है, इस तरीके के जब खेल किए गए उसकी वजह से वैक्सीन मिली नहीं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने मैन्युफैक्चर भी करना कम कर दिया, जो उनकी कैपेसिटी बढ़ सकती थी बढ़ाने के बजाय उन्होंने उसको कम कर दिया, या फिर विदेशों में भी बेचने की आपने उसको ये दे दी, परमिशन दे दी। इसका नतीजा ये कि अब जब अप्रैल में सेकेंड वेव आ गया तब समझ में आया अरे वैक्सीन तो कम है, वैक्सीन तो नहीं मिल रहा। ये केंद्र सरकार का फेलियर है। इट इज अ ग्रॉस मिसगवर्नेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। माफ कीजिएगा मेरे शब्द अगर आपको जरा ज्यादा तीखे लग रहे होंगे, लेकिन आज इस देश में जो मौतें हो रही हैं कोविड की वजह से, इसमें से बड़ी संख्या में मौतें ये अवॉइडेबल डेथ्स हैं। जब किसी व्यक्ति की मौत के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार होता है तो उसको क्या कहा जाता है? आपको पता है ना क्या कहा जाता है? ये हो रहा है इस देश में। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ सितारों का कुछ जो है गड़बड़ हो गया, इस वजह से थोड़ा सा, इट इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, दिस इज अ ह्यूमन मेड डिजास्टर, आई वुड से इवन अ गवर्नमेंट इंड्यूस्ड डिजास्टर जो हम आज सेकेंड वेव में देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। वैक्सीनेशन के बारे में जो ऐप है, कोविन का ऐप, इसका ये इतना मैं तो कहूँगा घटिया ऐप है। ये देश जो है पूरे दुनिया भर को सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है और हम एक ढंग का ऐप नहीं बना सकते। उस ऐप को यूज करने में शहरी लोगों को भी इतनी दिक्कत आ रही, जो पढ़े लिखे लोग। आप सोचिए गांव का एक आदिवासी या एक ग्रामीण क्षेत्र की एक सामान्य महिला, वो क्या उस ऐप को यूज कर पाएगी? हमारे पास महाराष्ट्र में डजन्स एंड डजन्स ऑफ कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि वो ऐप से कुछ होता ही नहीं, उसमें ना तो जानकारी मिलती है, ना वैक्सीन का अपॉइंटमेंट बुक होता है, और कभी हम उसमें एंटर भी करते हैं तो सब नॉट अवेलेबल बस इतना मैसेज आता है। ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इतना सही गलत अलग अलग तरीके की अफवाहें हैं, अलग अलग तरीके की समझ गैर समझ है, और उसके बाद अगर आपने एक बार कोशिश की और नहीं हुआ, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है भी तो उसको इस ऐप को यूज करने की कितनी कैपेसिटी है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर सब सेंटर में लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना चाहिए और कैंप्स लगा करके वैक्सीनेशन करना चाहिए। खत्म, ना ऐप की जरूरत है, ना बुकिंग की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है आपको पता है? मुंबई के आसपास के जो आदिवासी एरियाज है, ठाणे जिला है, पालघर जिला है, रिमोट आदिवासी एरियाज में लोग जाके देख रहे हैं कि सवेरे वैक्सीन की लाइन में मुंबई के लोग खड़े हुए हैं और जो स्थानिक आदिवासी है उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। ऐप
पे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, आप गाड़ी निकालिए 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे पालघर। और जो है तो और आदिवासी लोग कह रहे हैं ये क्या चल रहा है, और जब कोई आदिवासी जाके लाइन में खड़ा होता है तो जब तक उसका नंबर आता है तब तक वैक्सीन खत्म। वैक्सीन इनिक्विटीज, सो देयर आर वैक्सीन इनिक्विटीज, देयर आर वैक्सीन इनएफिशिएंसीज, देयर इज वैक्सीन hesitancy, and there is gross commercialization in the vaccine entire sector. ये सारी की सारी चीजें ये मिस गवर्नेंस की वजह से हुई है। वैक्सीन मिस गवर्नेंस ये हम एक टर्म, हमको इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दिस मिस गवर्नेंस मस्ट स्टॉप। इस देश में सारे रिसोर्सेज हैं, इस देश में वैक्सीन भी तैयार हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी तैयार हो रहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स भी तैयार हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी है, सब कुछ है सबको वैक्सीन देने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। और आखिरी बात मैं इस पर जोड़ूंगा, जब कभी कभी रिसोर्सेज की बात आती है कि ये कहा जाता है कि अरे भाई पैसा कहाँ से आएगा। इस देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है। इस कोविड एपिडेमिक के दौरान जो इस देश के लगभग 1000 सबसे अमीर कॉरपोरेट्स हैं, जिनका धन 1000 करोड़ से ऊपर है, उनका जो कुल धन है वो 13 लाख करोड़ से बढ़ा है। Their wealth has increased by 13 lakh crores just in the COVID epidemic period. मतलब वो पहले कितना टोटल वेल्थ तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ जो वेल्थ में जो बढ़ोतरी हुई इसके ऊपर आप क्या 5% टैक्स नहीं लगा सकते, इसके ऊपर 10% टैक्स नहीं लगा सकते। और अगर इतना आप टैक्स लगाएंगे तो आज ऑक्सीजन से लेके, वैक्सीन से लेके और हेल्थ केयर वर्कर्स के सैलरी से लेके और तमाम हॉस्पिटल बेड्स के एक्सपेंशन से लेके सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, पॉलिटिकल विल यदि हो। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट्स को टैक्स तो करना पड़ेगा। गरीबों को ये समय है जबकि हमें एक रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है इस देश में। ये एक राष्ट्रीय संकट की परिस्थिति है, जो भी इस गवर्नमेंट के मिसगवर्नेंस की वजह से परिस्थिति तैयार हुई है हमारे सामने है। हमको जोरदार तरीके से उठानी चाहिए मांग कि मिस गवर्नेंस करने वाली जो सरकार है, सच में कहा जाए तो इसको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों की राय है। चलो आप इस्तीफा नहीं भी दे सकते हैं तो आप सारे जो राजनीतिक पक्ष हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, उसमें माफ़ी मांगिए कि हमने सेकेंड वेव को नहीं एंटिसिपेट किया, हमने सेकेंड वेव की तैयारी नहीं की, इसलिए दसियों हजारों लोगों की जान गई है इस देश में और अभी भी जा रही है और अनफॉर्चुनेटली और जाने वाली है। और सारे राजनीतिक पक्षों को और सारे के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको मिला करके एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और इस देश में स्वास्थ्य का एक जन आंदोलन को लॉन्च करिए कि जिसमें सामान्य लोगों को उनका स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, वो उसमें शामिल भी होंगे। लोग एक दूसरे को जानकारी भी देंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ काम भी करेंगे और जहां सरकार कम पड़ेगी वहां सरकार की आलोचना भी करेंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे। एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही इस पूरे समस्या का हल निकल सकता है। ऑटोक्रेटिक रूल जो है ना वो फेल हो गया है कोविड के पीरियड में। ऑटोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस हैज फेल्ड, बट वी नीड इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एंड उसके लिए बहुत सारे और सुझाव हैं मुझे लगता है शायद समय कम होगा इसलिए मैं उनके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वैक्सीन का इशू हमें दिखाता है कि किस तरीके से ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस फेल हो सकता है और उसका जो विकल्प है वो हमें एक ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। और सभी को नॉट ओनली वैक्सीन एक हिस्सा है, वैक्सीन को हमें बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लेट भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वैक्सीन जो है ना ये सब चीज़ों का हल नहीं है हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों का हल है। वल्नरेबल लोगों को और चर्चा करेंगे।